अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं क्रेडिट रिस्क को, विच इज चैप्टर 24। इसमें टॉपिक्स जो हम करेंगे: वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेट, बॉन्ड रेटिंग्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और वैल्यू एट। जो रिस्की बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे हो। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट चेंजेस द प्राइस ऑफ बॉन्ड एज वेल एज यील्ड टू मैच्योरिटी। ये हमें ध्यान में रखना है। हम assume करते हैं we have a 5% 1-year bond. The bond is priced at par of 1000, but there is a 20% chance the company will go into bankruptcy and only pay 500. एक साल बाद हमें 1000 की बजाय मिलेगा only 500. तो बॉन्ड की वैल्यू क्या? अगर आप प्रोबेबिलिटी असाइन करें तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी के साथ जब आप मूव करेंगे तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो 1000 थी, ठीक है, लेकिन चांस ये है कि आपको 1500 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी है 0.8 की, और ये भी चांस है 20% चांस है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, आपको मिलेगा 500, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी को बॉन्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता ही चलेगा कि ये 840 और 100 आपको बनता है। आपको ये पता लगता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है वो आपका 940 है। 940 की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू देखें 1.05 से तो वो आती है 895। अगर आप यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इस बॉन्ड की तो वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं 1050 जो आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है एंड पे, क्योंकि 5% है तो इस पर 50 जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एंडिंग वैल्यू जो आपकी 1050 हो जाएगी, क्योंकि 1000 प्लस 50 आ जाएगा। और उसको आप जो प्रेजेंट वैल्यू थी आपकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की बेसिस पे उससे डिवाइड करेंगे और उसमें -1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इस सब को, तो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी पता लगेगी 17.3% है। इस बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी जो है जो कि आपकी इस स्टेटमेंट से लग रहा है, बॉन्ड इज प्राइस्ड एट पार ऑफ 1000, यानी उसकी कीमत जो मार्केट में बेसिकली रखी गई है वो 1000 की है, लेकिन वो 1000 का सेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसको इक्वेट करने के लिए हमने जो इसकी प्राइस फाइंड आउट की थी, हमने कहा था कि 895 जो है वो उस पर अगर मिल रहा हो तो हम ले लेंगे, तो हमारा डिसीजन इसकी बेस पे हो सकता है। तो ये दोनों इस पे डिस्कशन करने का पर्पज ये था कि अगर पार वैल्यू पे ही बॉन्ड सेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कूपन रेट है यही YTM होगा तो 1000 का सेल हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि इंटेंडेड YTM जो थी इस कंपनी की वो तो थी 5%, लेकिन चूंकि रिस्क है इस इन्वेस्टमेंट में तो आपका जो एक्चुअल YTM होना चाहिए वो 17.3% हो। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें और कन्वर्सली अगर हम कहें, इफ ऑन टॉप ऑफ डिफॉल्ट रिस्क इन्वेस्टर्स रिक्वायर एन एडिशनल 3% मार्केट प्रीमियम, तो अगर वो 3% मार्केट प्रीमियम जो है वो डिमांड करें तो प्राइस एंड YTM इज एज फॉलोज। तो फिर 940 को 1.05 की बजाय 1.08 पे डिवाइड करें तो ये आता है 870, और फिर आप इसको 870 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 20.7% YTM। अगर हम इंटरेस्ट रेट, रिस्क और मैच्योरिटी को जो है वो प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा जो है वो मैच्योरिटी जा रही है और वाई एक्सिस पे डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस यील्ड ऑन बॉन्ड एंड रिस्क फ्री रेट परसेंट। इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए। ये लीवरेज अगर हमारे पास 20% हो तो हमारा जो टर्म स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इस तरह से है
बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से जो है वो के करीब करीब है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस यील्ड और रिस्क फ्री रेट वो कम है, और जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आप देखिए ये डॉटेड लाइन है जिसमें आप 40% लीवरेज यूज कर रहे हैं, 60% लीवरेज के लिए ग्रीन लाइन है, और आपका 100% लीवरेज हो तो आपका टर्म स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। सो उसमें आपका रिस्क का लेवल भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ रिस्क कम है, यहाँ उससे ज्यादा हो गया, यहाँ उससे ज्यादा हो गया, और यहाँ आपका बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जो है वो कंपनीज को जो है वो रेटिंग्स असाइन की जाती हैं, खासतौर पे उनके इंस्ट्रूमेंट्स को, जो बॉन्ड्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको रेटिंग्स असाइन की जाती हैं। तो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और इसी तरह जो फिच है, ये दो अलग से रेटिंग कंपनीज हैं, और ये मूडीज अलग से रेटिंग कंपनीज है। इनके कोड S&P और फिच के सेम है। ट्रिपल ए कैपिटल में शो होता है और मूडीज का ए कैपिटल है पहला और बाकी दोनों ये स्मॉल है। फिर डबल ए है, तो इसमें जो सेकंड ए है वो स्मॉल है, इसके दोनों ए कैपिटल है। सो ये S&P की कोडिंग है, ये मूडीज की कोडिंग है। आपके जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं वो ये यहाँ तक आते हैं। BAA या ट्रिपल बी रेटिंग हो अगर बॉन्ड की, तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं, यानी ये हाईएस्ट क्वालिटी बॉन्ड्स हैं। इनमें जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो जो आप नीचे आते हैं रेटिंग्स में, इवन इससे भी नीचे जाते हैं, तो आपकी जो रिस्क का लेवल है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इस रिस्क के साथ साथ जंक बॉन्ड्स में एक अच्छी बात यह है कि आपका जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज के साथ इनका रिलेशनशिप देखें बॉन्ड रेटिंग्स का, तो ये देखिए कि EBIT जो थी हमारे पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है बेसिकली, वो ट्रिपल ए की आ रही है 21.4, डबल ए की है 10.1, ए की है 6.1, और आप ट्रिपल बी की 3.7 देख रहे हैं, और डबल बी की 2.1, और ट्रिपल सी जो था वो 0.1 पर था। अब अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल परसेंटेज देखें तो ट्रिपल ए की 34.9 है, जो कि डबल ए की 21.7 है, एंड सो ऑन डिक्लाइन करती जाएगी, ट्रिपल सी की 1 पे आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो इसका ट्रिपल ए का 27% होगा, 22.1%। सो ये 98 से 2000 के दरमियान में मीडियन रेशियोज है वो हमें रिपोर्ट की गई। इसका मतलब ये है कि ट्रिपल ए में हाईएस्ट रेशियोज होंगी और ट्रिपल सी तक जाते जाते ये लोएस्ट हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसमें जो लास्ट रेशियो है, सॉरी, ये हाईएस्ट और लोएस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डेट टू कैपिटल रेशियो है। सो डेट टू कैपिटल जो है वो ट्रिपल ए में 22.9 है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि उनकी रिलायंस डेट पे बहुत ज्यादा होती है। सो डिफॉल्ट रेट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 81 से 2003 तक S&P रेटिंग्स के हिसाब से हम देखें एट द टाइम ऑफ इशू। सो रेटिंग एट टाइम ऑफ इशू जो थी वो ट्रिपल ए है, तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ इशू जो है वो 0 पे खड़ी है। 5 साल के बाद डिफॉल्ट का जो इशू है की परसेंटेज जो है वो 0.1 पे आ गई, और 10 साल के बाद 0.9 पे आई। फिर ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिनकी 1 साल के बाद तो 0 पे है, लेकिन 5 साल के बाद 0.3 और फिर 0.9 पे चली जाती है। इसी तरह 0.1 से लेके 2 तक चली जाती है। ये थर्ड एक्सट्रीम है हमारे पास ट्रिपल ए की भी सब कैटेगरीज में। सो अगर ट्रिपल बी की देखें तो बेसिक जो हमारे पास आफ्टर 1 ईयर डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, विद इन 1 ईयर डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, वो 40% हैं। 3.4 टाइम्स जो है वो इन 5 ईयर्स होंगे, और 6.9 टाइम्स जो है वो 10 ईयर्स के बाद होंगे। और ये जो आप जो है वो नीचे आते जाएंगे ट्रिपल सी की तरफ, तो आपकी जो डिफॉल्टिंग विद इन 1 ईयर और
विद इन 10 ईयर्स के चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ। सो अगर हम देखें यील्ड स्प्रेड्स बिटवीन कॉर्पोरेट एंड 10 ईयर ट्री बॉन्ड्स, सो इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो हमारे पास मूडीज AAA है और मूडीज BAA है। सो अगर हम रेड को देखें तो ये जो बिल्कुल बॉटम पे है, मूडीज का जो BAA है वो सेंटर में है, और जो हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स हैं उसमें वेरिएशन आप देख सकते हैं, यील्ड स्प्रेड्स कितना अप एंड डाउन हो रहा है। सो 78 से लेके 2002 का डाटा है। तो इसमें आपको इन वेरिएशंस की वजह से, यील्ड्स की वेरिएशंस की वजह से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सफ़र करने पड़ सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। जितना आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट में, जैसे मूडी के AAA की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आपको थोड़ी वेरिएशंस के साथ गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जब आप BAA पे गए हैं तो वहाँ पे वेरिएशंस भी बढ़ गई हैं, लेकिन रिटर्न्स आपके काफ़ी हद तक स्टेबल हैं एज कंपेयर टू जो हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स हैं। फिर क्रेडिट एनालिसिस जो है अगर हमें करना हो तो हम MDA करते हैं, which is multiple discriminant analysis. This is a technique used to develop a measurement of solvency. Sometimes it is called Z-square. Edward Altman developed a Z-score formula that was able to identify bankrupt firms approximately 95% of the time. ये bankrupt firms को predict करने के लिए एक जो Altman Z-score formula है वो हमारे पास available है। वो Z-score कैलकुलेट हो रहा है हमारे पास 0.72 नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स प्लस 0.85 रिटेन अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स प्लस 3.1 EBIT ओवर टोटल एसेट्स प्लस 0.42 शेयर होल्डर इक्विटी ओवर टोटल लायबिलिटीज प्लस 1 सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। सो ये इसका टोटल सम जब हमारे पास एक Z-score आ जाए। So credit analysis is only worthwhile if the expected savings exceed the cost. So अगर आपकी expected savings cost से बढ़ रही हो तो उस वक्त credit analysis है वो beneficial. Don't undertake a full credit analysis unless the order is big enough to justify it. One, undertake a full credit analysis for the doubtful orders only. सिर्फ doubtful. So asset value और default को अगर हम relationship देखें तो ये default points हैं, ये आपके डिफॉल्ट पॉइंट्स हैं, ये आपके एसेट वैल्यूज हैं, ये टाइम पीरियड है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इनके डिक्लाइन कर रहे हैं और जो डिफॉल्ट पॉइंट से नीचे चले जाएंगे तो ये बेसिकली जो ही वो इसको टच करेंगे ये आपकी डिफॉल्ट डेट आ जाएगी और ये आपका डिफॉल्ट पॉइंट आता है। 2001 से लेकर 2002 तक आपने कंटिन्यूसली मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स को देखा और ये कंपनी की बेसिकली वर्ल्डकॉम जो उसका डिफॉल्ट अप्रोच हुआ तो उसके जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन। इस तरह डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी को देखें तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है ओवर नेक्स्ट ईयर। सो 2001 से 2002 के दरमियान आपने वर्ल्डकॉम के डाटा को देखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो है वो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल पीक पे आके स्टेबल हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका डिफॉल्ट अकर हो गया। फिर एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू एट रिस्क का। इट्स अ रिलेटिवली न्यू टर्म इट अटेम्प्ट्स टू मेजर रिस्क डिफाइंड एज पोटेंशियल लॉस, यानी ये अमाउंट आपको बता देता है। लिमिटेड यूज टू रिस्क मैनेजर्स, क्योंकि रिस्क मैनेजर्स परसेंटेजेस में और कंपैरिजंस में जो है वो बिलीव करते हैं तो अमाउंट्स जो है वो उन्हें इतना अट्रैक्ट नहीं करती। इसमें आपको फैक्टर्स कौन कौन से चाहिए? एसेट्स वैल्यू चाहिए, डेली वोलेटिलिटी चाहिए, नंबर ऑफ डेज जितने के लिए आप वैल्यू एट रिस्क फाइंड आउट कर रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। सो अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट करनी है तो हम 10 दिन का जो वैल्यू एट रिस्क है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो एक दिन का सिग्मा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट ऑफ 10 से। सो अगर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यूज करें साथ में, तो हमारा जो सिग्मा है उसको मल्टीप्लाई हो जाना है 2.33 से। तो वैल्यू एट रिस्क का जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो ये बनता है, अगर हम 10 दिन का सिग्मा ले रहे हैं उसको 2.33 से मल्टीप्लाई करें और जो एसेट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू एट रिस्क आ जाए। सो इसमें अगर आप पोटेंशियली देखें तो आपके पास एसेट की प्राइसेस हमने कहा था कि वो होनी चाहिए। प्राइसेस हों तो हम एक दिन की वोलेटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन उस डाटा का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हमने कहा था कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल भी होना चाहिए कि हम कितना एक एक्यूरेट होना चाहते हैं। हमने कहा कि हम 99% एक्यूरेसी चाहते हैं अपने वैल्यू एट रिस्क के रिजल्ट्स में। तो जी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 99% पे वो 2.33 है। सो 2.33 सिग्मा हो जाता है हमारे पास। सो हमारे पास 10 डेज का जो वार है वो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा 10 इंटू 2.33 और एसेट वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको बताएगा कि आपका कितना एसेट जो है वो एट रिस्क है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वैल्यू बता देगा कि आपको कितने परसेंटेज रिस्क फेस करना पड़ेगा, सॉरी कितनी वैल्यू का रिस्क लॉस जो है वो सब। अब अगर आप इसको देखें एक एग्जांपल के साथ, तो यू ओन अ 10 million portfolio of IBM bonds. IBM has a daily volatility of 2%. So daily volatility हमारे पास 2%. Calculate the VAR over 10-day time period at 9% confidence interval. So ये 2% volatility आ गई और ये 10-day VAR के लिए हमने कहा था कि अंडर रूट 10 करेंगे तो सिग्मा 10 आ गया हमारे पास 6.32। सो 99% सिग्मा हमारे पास आ गया 6.32 इंटू 2.33 तो हमारे पास आता है 14.74। सो 14.74 को हमारे पास पोर्टफोलियो था 10 मिलियन का, तो 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस हैं इस इन्वेस्टमेंट में, इस पोर्टफोलियो में जो IBM का है वो है 1.47362 मिलियन। 10 मिलियन में से ये हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। You also own a 5 million of AT&T with a daily volatility of 1%. AT&T and IBM have a 0.7 correlation coefficient. सब correlation coefficient का एलिमेंट भी आ गया। अब ये पोर्टफोलियो है ना, जिस वजह से दोनों की वजह से, एक में लॉस होने की वजह से दूसरे में भी रिस्क लॉस होने के चांसेस हैं। सो व्हाट इज द वार ऑफ AT&T एंड कंबाइंड पोर्टफोलियो? सो वार IBM का हमने फाइंड आउट किया अलग से, वो 1.473 मिलियन था। वार AT&T का भी हम उसी तरह से इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लेंगे, 368405। इसमें हम वोलेटिलिटी जो है वो 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 10 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.33 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलियन से, तो हमारे पास ये AT&T आ गया। तो अगर हम वैल्यू एट रिस्क कंबाइंड देखें तो इन दोनों को सम कर लेंगे आप, तो ये आपके पास कंबाइंड आ गया। और अगर आप वैल्यू एट रिस्क का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो 1.751379 आएगा। क्योंकि इसकी कोरिलेशन जो है वो 0.7 है, दोनों का सिग्मा हमें पता है, तो हम इस पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिग्मा पी जो था वो क्या था, हमारे पास था जी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर क्या, और प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसका सब्सक्रिप्ट हमने नहीं लिखा, सिग्मा 2 स्क्वायर था ये, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, और फिर हमारा आता है कोफिशिएंट
कोरिलेशन, तो ये रॉ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.77 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा पोर्टफोलियो आ जाएगा। जब ये सिग्मा पी आ गया हमारे पास 1 डे का, तो हम फिर इसको 2.33 से और √10 से मल्टीप्लाई करके और फिर हम जो टोटल कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है 10 मिलियन वो थी, 5 मिलियन ये थी, उससे करेंगे तो हमारे पास 12 पोर्टफोलियो आ जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बेसिकली हमारा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है 90647। सो जो रेटिंग्स हैं वो आपकी एट द एंड ऑफ ए ईयर अगर आप देखें तो वो आपको बेहतर तौर पे बता सकेंगी क्या आपकी जो रेटिंग्स में अगर चेंज आ रहा है तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं वो कितने हैं। सो ट्रिपल ए की अगर आप देखें तो यहाँ पे 92.08 है, डबल ए का देखें 90.383 है, ए का देखें 91 एंड सो ऑन। ये डायगोनल में आप देखते जाएं तो आपको उनकी आपस की जो वैल्यूज हैं वो मिल जाए। तो इससे आपको ये पता लगता है कि ये इनमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है, जितनी रेटिंग नीचे आती जा रही है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट भी इंक्रीज कर। फिर यील्ड्स का और रेटिंग्स का भी रिलेशनशिप है। हमने कहा रेटिंग जितनी बुरी होगी उतना ज़्यादा जो यील्ड होगी। ये देखें ट्रिपल ए की यील्ड है आपकी 4.43 जबकि ट्रिपल सी की है 15.15। जो डिफ़ॉल्ट कर गया उसकी तो यील्ड ही कोई नहीं है ना। Okay ji, that's it for today's lecture. If you have any queries, please ask. Love.